हाय फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है और बायोलॉजी का मीनिंग जाना था। उसके बाद हमने देखा था सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ और फिर हमने दो टैक्सोनॉमिकल एड्स को स्टडी किया था जिनका नाम था हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं 11th वालों का साइंस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 और हम देखने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स जिसका नाम है म्यूजियम। म्यूजियम आपने बहुत बार सुना होगा कि म्यूजियम क्या होता है। आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारे म्यूजियम के नाम देखे होंगे। तो म्यूजियम आखिर होता क्या है, वह किन चीज़ों को रखा जाता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो म्यूजियम क्या होता है कि म्यूजियम दीज आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर केप्ट। बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि म्यूजियम क्या है। म्यूजियम यानी वो प्लेस है जहाँ की प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स, प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट, इन सबको जहाँ रखा जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, बस उसे ही हम म्यूजियम कहते हैं। बस उसे ही हम म्यूजियम कहते हैं। और यूज फॉर्मेलिन फॉर प्रिजर्वेशन, यानी कि यहाँ प्लांट और एनिमल्स को रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, तो वो कहाँ रखते हैं कि वो जार से, प्रेसर्ड इन जार्स विच आर लेबल्ड, यानी जार्स होते हैं उसमें उनको प्रिजर्व किया जाता है जार्स के अंदर, और उस जार लेबल्ड होते हैं यानी उसमें उनकी डिटेल क्लासिफिकेशन, उनका साइंटिफिक नेम, उनका कॉमन नेम ये दिया हुआ होता है। और यूज फॉर्मेलिन फॉर प्रिजर्वेशन, यानी उस जार में वो सीधे ही नहीं रख देते हैं प्रिजर्व करने के लिए। उस जो जार होता है उसमें फॉर्मेलिन होता है, उसमें फॉर्मेलिन एक लिक्विड है वो होता है, और उसमें रखते हैं उन्हें प्रिजर्व करके। तो आपको बता दो फॉर्मेलिन ये क्या है। तो फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन ये क्या है, तो फॉर्मेलिन इज 10% to 40% फॉर्मेल्डेहाइड। फॉर्मेलिन इज 10% to 40% फॉर्मेल्डेहाइड। अब फॉर्मेल्डेहाइड क्या है, फॉर्मेल्डेहाइड एक कार्बन कंपाउंड्स है। आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि कार्बन कंपाउंड्स एक चैप्टर है, उसमें कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कार्बन कंपाउंड कहते हैं। तो फॉर्मेल्डेहाइड एक कार्बन कंपाउंड है और 10% टू अगर 14% वो यूज होता है तो उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। और म्यूजियम में जो प्लांट प्रिजर्व किए जाते हैं वो जार्स में रखे जाते हैं और उस जार में फॉर्मेलिन होता है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे फॉर लार्जर एनिमल्स। अब म्यूजियम में जार्स में फॉर्मेलिन के अंदर उन एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर हम बड़े एनिमल्स की बात करें, जैसे कि बहुत बड़े बर्ड्स हो गए और एनिमल्स लाइक मैमल्स जैसे हम हैं या फिर कोई टाइगर, तो इन्हें कैसा प्रिजर्व किया जाएगा, वो तो इतने बड़े हैं तो उनके लिए इतना जार बनाना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो बस इसीलिए क्या किया जाता है कि दे आर फर्स्ट स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व्ड कॉल्ड टैक्सीडर्मी। यानी टैक्सीडर्मी एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। यानी ये टेक्निक तब यूज की जाती है जब हमें किसी बड़े एनिमल या बड़े कोई बर्ड को जब हमें उन्हें प्रिजर्व करना होता है तो उन्हें हम जार में तो नहीं रख सकते। इसलिए क्या किया जाता है कि पहले उनको स्टफ्ड किया जाता है और फिर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है विदाउट एनी जार। पहले उन्हें स्टफ किया जाता है फिर प्रिजर्व किया जाता है और उसी टेक्निक को कहते हैं टैक्सीडर्मी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो बस आप ये जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं जूलॉजिकल पार्ट। ये 4th टैक्सोनॉमिकल एड है। लेकिन जब आप नाम सुनेंगे कि हमने तो नेचुरल पार्क, आर्टिफिशियल पार्क और बोटेनिकल पार्क भी सीखा है, तो अभी जूलॉजिकल पार्क है क्या, कैसा होता है, तो बस आपको एक वर्ड ध्यान रखना है। वो वर्ड आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो वर्ड है जू। जी हाँ, जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल पार्क इज नोन एज जू। यानी जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसे ही हम जू कहते हैं। और जू आप सभी को मालूम है कि जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और उन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है।
कैप्टिविटी में, वहाँ बहुत सारे, फिर हम भी जाते हैं उन्हें देखने के लिए, उनकी स्टडी भी करते हैं कुछ कुछ। तो बस हम वही देखने वाले हैं, जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क इज नोन एज अ जू, एंड वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जो जानवर है वहाँ, वो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए इसलिए। और नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यानी नेचुरलिस्ट, बहुत सारे नेचुरलिस्ट होते हैं और बहुत सारे स्टडीज लोग होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग देशों से भी आते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं इन जूलॉजिकल पार्क्स में जाने के लिए और वहाँ के एनिमल्स को स्टडी करने के लिए। उनकी फूड हैबिट्स क्या है और उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, इनको स्टडी भी वहाँ किया जाता है। और साथ ही साथ हम वहाँ मज़ा भी लेते हैं, यानी कॉमन पीपल्स के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस होता है। अब हम देखने वाले हैं फेना क्या है और फ्लोरा क्या है। ये वर्ड्स आप बहुत पिछले साल से ही सीखते आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में ये 2 वर्ड्स सुने होंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो फेना क्या है, तो फेना इज रिलेटेड टू एनिमल। आपने ये दोनों भी वर्ड जहाँ भी सुने होंगे वहाँ रिलेटेड सुने होंगे, एक साथ सुने होंगे, यानी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये फ्लोरा है ये फेना, नहीं, ये फ्लोरा फेना या आपको, यानी हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, यह है फ्लोरा और ऐसे डैश दे के हम इसे लिखते हैं फेना। आप कहीं भी ये वर्ड दिखेंगे तो आपको इस फॉर्म में दिखेगा, ये कभी भी अलग अलग आपको नहीं दिखेंगे। तो फेना जो होता है वो रिलेटेड टू एनिमल, ये एनिमल से रिलेटेड होता है। फेना ये एनिमल से रिलेटेड होता है। अब फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ टाइम। यानी फ्लोरा क्या है, तो फ्लोरा प्लांट्स की लाइफ है, प्लांट की लाइफ है जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ टाइम में अकर की गई है। यानी कोई विशिष्ट, कोई एकदम ऐसी परफेक्ट टाइम है उसमें प्लांट लाइफ को अकरिंग की गई है, बस वही है फ्लोरा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फेना इज रिलेटेड टू एनिमल एंड फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ अकर इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ टाइम। आपको बस इसे बार बार रीड करना है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है बायोडायवर्सिटी पार्क। हमने बोटेनिकल पार्क देखा है, फिर जोलॉजिकल पार्क देखा है, अब हम देखने वाले हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। ये क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क्स, it is an ecological assemblage of species that forms self-sustaining communities on urban landscape। यानी zoological पार्क क्या है, तो zoological पार्क it is an ecological assemblage of different species that form self-sustaining communities on a barren landscape, urban landscape। यानी जूलो बायोडाइवर्सिटी पार्क ये बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, उनका इकोलॉजिकल असेंबलेज है, इकोलॉजिकली वो मिलते हैं और एक बैरन और एक उर्बान लैंडस्केप पे सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज तैयार करते हैं, बस वही है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज of different species that form self-sustaining communities on a barren landscape और urban landscape। तो बहुत इजी है, आपको बस इसे बार बार पढ़ना है और समझ के लेना है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उत्तमराव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क, गुरेघर ऑफ महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में गुरेघर इस जगह पे उत्तमराव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि वहाँ क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, वो सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज उन्होंने एक बैरन लैंडस्केप पे तैयार की है। तो बस यह है बायोडायवर्सिटी पार्क और यह है उसका एग्जाम्पल। आगे हम देखने वाले हैं की क्या होता है। अब की क्या होता है, की यानी चाबी तो नहीं होती, ये बायोलॉजी की एक डेफिनेशनल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो चलिए देखते हैं। तो की क्या है कि की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब तो आपको पढ़ने से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। की क्या है, तो की एक टैक्सोनॉमिकल एड है। अब टैक्सोनॉमिकल एड ये सारी ही है, बायोडायवर्सिटी पार्क ये भी टैक्सोनॉमिकल एड है, क्योंकि हम सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स ही देख रहे हैं अभी।
तो टी की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड दैट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों की क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाने वाला टैक्सोनॉमिकल एड उसे ही हम की कहते हैं, उसे ही हम की कहते हैं। तो की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड। तो अब क्या है कि फर्स्ट इस पे सेकंड डिपेंड है, फर्स्ट ये सेंटेंस पे ये सेंटेंस डिपेंड है। कैसे बताऊं? की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग यानी एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर, ऑपोजिट स्टेटमेंट पे डिपेंड है की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर। और स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर यानी टू अपोजिट स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट होती है अपोजिट उसे की में के अपोजिट स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। लीड, ये आपको ध्यान रखना है, लीड कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर तो उसमें का एक कैरेक्टर चूज किया जाता है और दूसरों को एलिमिनेट किया जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि इज अ टैक्सोनॉमिकल यूनिट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर एंड स्टेटमेंट इन द केस नोन एज अ लीड। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी पार्ट्स देखा है, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करें। और बायोडाइवर्सिटी क्या है तो आपने 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में यानी साइंस 2 में पढ़ा होगा। इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और इसका मीनिंग भी देखा था। तो अभी हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन, यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है पूरे अर्थ में, इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो इट इज एन डिग्री ऑफ वेरिएशंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम तो आपको पता होगा, अगर आप सपोज एक अपने हाथ में कुछ भी कटोरा ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। उसमें भी कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े आपने देखे होंगे। तो बहुत सारी इकोसिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम्स के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। उसमें से हमने देखा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। और पूरे दुनिया की नहीं, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी इकोसिस्टम मानी जाती है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ सबसे बड़ी इकोसिस्टम है। तो अभी हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इट इज एन डिग्री ऑफ वेरिएशंस ऑफ लाइफ दैट फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम तो आपको क्लियर हो गया, ये अर्थ इकोसिस्टम है। तो ये जो पूरी अर्थ है यानी इकोसिस्टम, ये पूरे अर्थ में लाइफ वेरिएशंस आती है, और उसकी डिग्री यानी उसकी स्टडी बस वही है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी इट इज अ डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ लाइफ वेरिएशंस फॉर्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फॉर्म होने वाले लाइफ वेरिएशंस, अलग अलग लाइफ में जो डिफरेंट आती है, लाइफ वेरिएशंस की डिग्री, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इकोसिस्टम में फॉर्म होने वाले लाइफ वेरिएशंस की डिग्री है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो इसलिए क्योंकि ये इसेंशियल है, ज़रूरी है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। और अब हम एक डेफिनेशन देखने वाले हैं, इन सितु कंजर्वेशन किसे कहा जाता है। इन सितु कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन सितु कंजर्वेशन। आपको बस ये डेफिनेशन बार बार पढ़नी है, आपको पक्का याद हो जाएंगी और समझेंगी। आप समझ के लीजिए। अब कंजर्वेशन यानी इन सितु कंजर्वेशन क्या है, तो वो भी एक कंजर्वेशन ही है। इन सितु कंजर्वेशन भी एक कंजर्वेशन ही है, बस उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट बात क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग क्या है, तो कंजर्वेशन ही है, लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वो अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
आप कोई भी सेंटेंस अगर बढ़ाऊंगा तो उसके आप पार्ट्स गिराइए, यानी आपको वो सेंटेंस समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ गिराता हूँ, कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग। कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग यानी जो कंजर्वेशन में अटेम्प्ट किया जाता है क्या, तो स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स। जो कंजर्वेशन में अटेम्प्ट किया जाता है तो क्या, स्लो डाउन करना यानी कम करना, या फिर पूरा रोक देना, या फिर डायरेक्ट रिवर्स कर देना। रिवर्स क्या, रिवर्स करना तो लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन में ये किया जाता है, क्या किया जाता है, यानी जो लॉस है, जो लॉस घाटा हुआ है, जो लॉस है तोटा, जो लॉस है नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो लॉस है, उस लॉस को कम करना, उस लॉस को कम करना, या फिर पूरा रोक देना, स्टॉप कर देना, या फिर रिवर्स यानी पलटा देना, रिवर्स कर देना। ये सब जिस कंजर्वेशन में किया जाता है उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। बहुत इजी है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको ये जल्दी समझ आएगा। और अगला पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नो द सेंटेंस। वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि उसमें क्या है। उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर एस.पी. आगरकर ये इंडियन बोटेनिस्ट है जिनका बर्थ महाराष्ट्र के मालवन में 1884 में हुआ है। और उन्होंने वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र, ये देखिए आपको बता दूं, ये हमारा महाराष्ट्र है और यहाँ है अरबी समुद्र, अरब ओशन। तो ये जो है ये पूरा क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। तो इस वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी उन्होंने एक्सप्लोर की है डॉक्टर आगरकर ने, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 1884 में हुआ। और जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में है, आपको पता होगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, और उसके सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अन्ना ढाली, उस वक्त के, अभी के नहीं, उस वक्त के, उनके ज़माने के डॉक्टर अन्ना ढाली सुपरिंटेंडेंट थे कोलकाता में जो इंडियन म्यूजियम है। उन्होंने डॉक्टर आगरकर यानी बोटेनिस्ट जो इंडिया के हैं, उन्हें हेल्प की है उनके स्टडी में। बस इतना ही दिया गया है और कुछ भी हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी समझ लिया। अब हम थोड़ी समरी लेंगे, यानी हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा। हमारा चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड के हमने कैरेक्टरिस्टिक जाने, फिर हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ देखे, फिर हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स देखे, जिसमें हमने देखा बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क, हर्बेरियम और जूलॉजिकल पार्क भी देखा हमने। फिर हमने देखा बायोडाइवर्सिटी पार्क, और फिर हमने देखा की क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर हमने देखा कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस हमें इतना ही देखना था। अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में।